हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आपको मजा आने लगा होगा। साथ ही साथ आपको अब धीमे धीमे ये भी समझ में आने लगा होगा जब आपने पिछले साल के प्रश्न पत्र देखे होंगे, और साथ ही साथ मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आपने अपना सिलेबस अपने पास रख के और उसकी 2-3 रीडिंग आपने कंप्लीट कर ली होंगी। सिलेबस की रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है पिछले साल के आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्रों को पढ़ना। आपने पढ़ा होगा कि कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे लगातार सवाल पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स उनसे कम इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे सवाल कम पूछे जाते हैं या जिनसे सवाल कुछ सालों में पूछे जाते हैं। ये आप कैसे डिसाइड कर पाएं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीजें आती हैं अनुभव के साथ। और अनुभव कब आता है? अनुभव तब आता है जब आप इस एग्जाम को 4, 5, 6 बार दे लो और तब आपको पता लगे कि हाँ, ये गलतियां थी और ये गलती हमको नहीं करनी थी। तो वो चीजें आती है अनुभव के साथ। और ये अनुभव आपको कहाँ मिलेगा? ये अनुभव आपको मिलेगा स्टडी IQ IAS हिंदी के बैच नंबर 5 में। बैच नंबर 5 जो कि एक फाउंडेशन बैच है, उस फाउंडेशन बैच में आपको हर विषय विशेषज्ञ जो हैं, जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा कक्षाएं दी जाएंगी। उन सभी की फ्री कक्षाएं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। सभी लोग कक्षाएं ले रहे हैं, लेकिन जो लयबद्ध तरीके से तैयारी होनी चाहिए, 2.5 से 3 घंटे क्लासेस होनी चाहिए, वो आपको देखने को कहाँ मिलेंगी? इस बैच नंबर 5 के फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन बैच की जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 30,500 रुपए। तो क्या आप सबको 30,500 रुपए देने की आवश्यकता है? तो नहीं, आप सबको 30,500 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग ये 2 साल का वैधता वाला कोर्स जो है वो खरीद सकते हैं मात्र 18,999 रुपए में। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोड MB लाइव। जैसे ही आप MB लाइव कोड यूज करेंगे, जो प्राइस है 30,500 रुपए से घट के कितनी हो जाएगी? मात्र 18,999 रुपए। ध्यान रखिए, जो बैच नंबर 5 है इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं 11 मई से। तो कोशिश करें आप 11 मई से पहले एडमिशन ले लें ताकि आपका नुकसान ना हो। चलते हैं आगे की ओर। और हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे एओलियन लैंडफॉर्म्स के बारे में, या मैं कहूं ऐसी स्थल आकृतियां जो वायु से निर्मित हो रही हैं। और कौन सी परिस्थितियों में? हम बात कर रहे थे शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियों में। शुष्क तथा अर्धशुष्क परिस्थितियों में। या मैं कहूं एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की हम लोगों ने बात करी थी। और हमने ये देखा था कि पवनें जो होती हैं, क्या जो पवनें होती हैं, जो विंड्स होती हैं, पवन या जो विंड्स होती हैं, इसके साथ अगर धूल के कण मिल जाएं, या मैं कहूं डस्ट पार्टिकल्स मिल जाएं, तो ये क्या कर सकते हैं? ये दोनों मिलकर स्थल आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं? तो हमें पता है ये 2 प्रकार के स्थल आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले कर सकते हैं अपर्दनात्मक, जो अपर्दन से हो रही होंगी, इरोजन से हो रही होंगी। दूसरी होती है निक्षेपणात्मक, जो किससे होती है? निक्षेपण से हो रही होंगी, डिपोजिशन से हो रही होंगी। इसके लिए 2 चीजें जरूरी थी, है ना? पवने जरूरी थे और धूल के कण, डस्ट पार्टिकल जरूरी थे। ये बातें हमने बहुत अच्छे से कर ली थी। इसके बाद हमने देखा था कि 2 तरीके से कार्य करेगी पवन। यहाँ पे पवन कुछ चीजों का क्या करेगी? अपर्दन करेगी, और कुछ चीजों को क्या करेगी? निक्षेपण उसका करेगी, डिग्री का डस्ट पार्टिकल्स का करेगी। अच्छा, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। कौन सी बात? आपको ये ध्यान रखना है कि जो एरिड रीजन होता है, या मैं कहूं जो शुष्क प्रदेश होते हैं, या जो सेमी एरिड रीजन है, या जो अर्धशुष्क रीजन होते हैं, यहाँ पे अपर्दन 2 चीजों से हो सकता है।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। पवन कर सकती है, साथ ही साथ जल भी कर सकता है, विंड्स भी कर सकती हैं, साथ ही साथ जो जल है या मैं कहूँ जो वाटर है वो भी कर सकता है। अब ये पानी यहाँ पे कैसे आया, ये होता है रेन वाटर। कौन सा वाटर, रेन वाटर। जल कौन सा, वर्षा का जल। तो वर्षा का जल जो होगा वो सरिताएं, हमने देखा था सरिताएं बना लेगा और सरिताओं से क्या होगा, अपरदनात्मक कार्य होगा। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश हैं या मैं कहूं जो एरिड और सेमी एरिड जो रीजन है, यहां पे ज्यादातर जो अपरदन होगा ना वो होगा फिजिकल। कौन सा होगा, फिजिकल या मैं कहूं भौतिक। और इसी का एक हिस्सा होता है मैकेनिकल या जिसको कहा जाता है यांत्रिक। तो ये इरोजन सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेगा, आपको शुष्क और अशुष्क परिस्थितियों में देखने को मिलेगा। वहां कौन सा इरोजन सबसे कम आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे तो जो वहां पे केमिकल जो इरोजन है, जो रासायनिक जो अपरदन है वो आपको ना के बराबर देखने को वहां मिलेगा। कहां पे, शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियों में। इसके बाद हमने बात करी थी कि पवन 3 प्रकार से क्या कर सकती है, अपरदन कर सकती है। 3 प्रकार कौन कौन से थे, तो अगर आपको याद है कि ये अगर सतह है और यहाँ पे जो अवसाद हैं उनको पवन एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, कैसे, उड़ा के, कैसे ले जाए वो, उड़ा के, या उसको कहा जाता है डिफ्लेयर। क्या कहा जाता है उसको, डिफ्लेयर। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, इस प्रोसेस को आप कहोगे डिफ्लेशन। क्या कहोगे, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ये इसी को कहा जाता है अपवाहन। क्या कहा जाता है इसी को, हिंदी में आप कहोगे अपवाहन। इसके बाद हमने बात करी थी एब्रेशन, कोरेजन या अपघर्षण की बात हमने करी थी। उसमें क्या होगा, उसमें अवसादों को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही होगी तो वो टकराएंगे, किससे टकराएंगे, बाकी जो शैल हैं उनसे टकराते हुए चलेंगे। तो इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे अपघर्षण। और एक और हमने बात करी थी सन्नी घर्षण की। सन्नी घर्षण में हमने देखा था ये जो अवसाद हैं, जो बड़े बड़े अवसाद हैं, ये एक दूसरे से टकराते रहेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, इनका आकार छोटा हो जाएगा और इनका आकार कैसा हो जाएगा, गोले जैसा हो जाएगा, गोलाश में ये बन जाएंगे। इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था सन्नी घर्षण। तो ये चीजें तीनों आपको पता होंगी, क्या होता है एट्रिशन, क्या होता है एब्रेशन और क्या होता है डिफ्लेशन, है ना। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखना, वो शायद डबल एस मैंने लिख दिया है, लेकिन डबल एस नहीं होता, डबल आर होता है ना इसमें। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी डिफ्लेशन के बारे में। डिफ्लेशन आपको पता है, आपको एब्रेशन भी पता है, आपको सन्नी घर्षण भी पता है। इसके बाद हम लोग पहुंचे थे अपरदनात्मक स्थल रूपों के बारे में पढ़ना। यह हमने शुरू किया था इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमने बात करी थी जो विंड्स के, जो विंड्स बनाती हैं या जो पवनें बनाती हैं वो किस प्रकार अपरदन करते हुए स्थल रूपों का निर्माण करती हैं। सबसे हमने देखा, पहले देखा था ब्लो आउट, जिसको कहा था वात गर्त। तो वात गर्तों में हमने जब देखा था तो जैसे जैसे जो कोमल चट्टान है, कोमल चट्टान में जिस प्रकार पहले गर्त बनेगा, ये गर्त बना होता बड़ा होता जाएगा, इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे ब्लो आउट, वात गर्त। कोमल चट्टानों का अपरदन आसानी से हो सकता है, कठोर चट्टानों का अपरदन धीमे धीमे होगा। तो ये होता है सबसे पहले वात गर्त। उसके बाद हमने बात करी थी इंसेलबर्ग की। इंसेलबर्ग क्या होता है, ये जर्मन भाषा का एक शाब्दिक अर्थ है जिसका मतलब क्या होता है, उच्च भूमि। तो अगर आपको उच्च भूमि देखने को मिल रही है तो वो क्या होगी, इंसेलबर्ग।
और वो किसकी बनी होगी, वो हमेशा बनी होगी कठोर शैलों की। अगर कोमल शैलों की होती तो अपर्दन उसका हो चुका होता। कठोर शैलों के जो ऊंचे नीचे भाग होते हैं, ऊंचे ऊंचे, उन्हीं को क्या कहोगे, इंसेल बर्ग आप कहोगे। छत्रक शिला मशरूम रॉक्स की हमने बात करी थी। मशरूम रॉक्स में हमने देखा था जो अपघर्षण होता है वो 6 फीट तक होता है, 6 फीट से ऊपर नहीं होगा। तो ऐसी शिलाएं जो 6 फीट से नीचे जिनका क्या हो चुका है, अपर्दन हो चुका है, और चारों दिशाओं से उनका अपर्दन जब होता है तो वो एक गोलाकार आकृति ले लेती हैं, और वो किस जैसे काम करती है, मशरूम की जैसे उनकी आकृति बन जाती है। यह है वो मशरूम रॉक्स। मशरूम में विटामिन डी ज्यादा मिलता है। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था, मैं देख रहा था, विटामिन डी ज्यादा मिलता है। तो सर्दियों के समय में आप देखोगे कि एनसीआर वाला जो रीजन है, दिल्ली वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉल्यूशन के कारण सूर्य नहीं दिख पाता, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो विटामिन डी की कमी होने लग जाती है। और विटामिन डी की कमी ना हो इसलिए लोग क्या कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, मशरूम खाना शुरू कर देते हैं। तो मशरूम में विटामिन डी होता है। इसके बाद हमने बात करी थी जूजेन के बारे में, हमने बात करने की कोशिश करी थी कि जूजेन क्या होता है। इसमें आपको याद रखना है कि कोमल और कठोर चट्टानें आप एक दूसरे के कैसी मिलेंगी, समानांतर देखने को मिलेंगी। पहले जो कठोर चट्टानें हैं वहां पे तापमान कम होना चाहिए, तापमान कम होगा तो जो पानी की बूंदें हैं वो किस में बदल जाएंगी, वो बर्फ में बदल जाएंगी, जो गर्तें हैं वो बड़ी होती जाएंगी, और जो उसके नीचे जो कोमल जो चट्टानें उनकी जो लेयर है, जो परत है, वो धीमे धीमे उधड़ना शुरू हो जाएंगी। इसी वजह से आप देखोगे ऊपर से कैसा देखने को मिलेगा, एकदम प्लेन आपको देखने का मिलेगा। तो इसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो तापमान, क्या तापमान कम होना चाहिए, टेम्परेचर इसका कम होना चाहिए, और कठोर और कोमल शैलों के बारे में तो हम लोग बात कर रहे थे। इसमें दो चीजें होंगी, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब जूजेन बनता है तो इसमें दो चीजों का कार्य होता है। एक तो इसमें होता है अपक्षय, जिसको वेदरिंग आप कहोगे। दूसरा होता है डिफरेंशियल इरोजन, या जिसको कहा जाता है विशेषक अपर्दन। डिफरेंशियल इरोजन या विशेषक अपर्दन ये है कि कोमल जो चट्टान है उनका अपर्दन बहुत तेजी से होता है, और जो कठोर चट्टान है उनका अपर्दन बहुत धीमे धीमे होता है। इनकी ऊंचाई करीब 90 से 150 फीट आपको देखने को मिल जाएगी। ये है वो जूजेन। यहाँ पे हमने देखा है कैसी एक दूसरे के समानांतर आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पे अगर कठोर चट्टानें लंबवत मिले किसके, कोमल चट्टानों के, तो किसका निर्माण होगा, यार्डंग का निर्माण होगा। इसकी संरचना बिल्कुल वैसी होगी, लेकिन बस इतना सा याद रखना है कि कैसी होनी चाहिए, लंबवत दिशा में चट्टानें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। इसमें भी क्या होगा, अपर्दन किसका आसानी से हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा कोमल चट्टानों का, और अपर्दन बहुत धीमे धीमे होगा कौन सी चट्टानों का, जो कठोर शैलें हैं, कठोर जो चट्टानें हैं उनका। यहाँ पे हमने देखा भी था कि यार्डंग कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। कल और पिछले कुछ 2-3 दिनों से एक विद्यार्थी हैं, वो क्या करते हैं कि वो स्क्रीनशॉट लेते हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे सीनरी है, तो वो स्क्रीनशॉट लेके और फिर मेरे को भेजते रहते हैं। तो उसमें वो मतलब कई बार इस तरीके से बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ आ जाती हैं, उसमें मेरे को भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार शायद मैं इस जगह पे घूम रहा हूँ, और इतनी अच्छी फ़ोटो वो क्लिक करके या पता नहीं स्क्रीनशॉट लेके किस प्रकार वो भेज देते हैं। तो अगर ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ ली ना, तो ज्योग्राफी पढ़ने से ना केवल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि जीवन काल में जब भी आप ये सोचेंगे ना कि मेरे को घूमने कहाँ जाना है, कहाँ मैं भ्रमण के लिए जाऊँ, तो वहाँ पे ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उससे जब आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो आपको जो आस-पास जो भी जगह हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाती है। जैसे आपने देखा कि जूज़ैन होगा या यार्डंग जैसी जो स्थलाकृतियाँ, अगर ये देखनी है तो आप कहाँ जाना होगा? आपको शुष्क या अर्धशुष्क, एरिड या सेमी एरिड रीजन में जाना होगा। अगर आपको बालू का स्तूप देखना है तो आपको कहाँ जाना होगा? या तो आप शुष्क, अर्धशुष्क में जा सकते हो। लेकिन क्या सिर्फ बालू का स्तूप शुष्क और अर्धशुष्क में ही बनेंगे? तो हमने देखा था नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पवनें तेज चल रही हैं, साथ ही साथ वहाँ पे बालू है, रेत है, अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे भी किसका निर्माण हो सकता है? बालू का स्तूपों का निर्माण हो सकता है। तो नदी के आसपास भी प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जीर्णावस्था में अगर आप देखोगे तो बालू का स्तूपों का निर्माण होता हुआ दिख जाएगा। अगर आपको मैं कहूँ आपको कंदराएँ देखनी है, आपको स्टैलेक्टाइट देखना है, स्टैलेग्माइट देखना है, तो आप कहाँ जाओगे? आप उस जगह जाओगे जहाँ पे काँच से निर्मित स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आपको वी आकार की घाटियों का निर्माण देखना है, या आपको गॉर्ज देखनी है, आपको कैनियन देखनी है, आपको डेल्टा देखना है, आपको बाढ़ के मैदान देखने हैं, ये कौन बनाएगा? ये हमेशा बहता हुआ जल या नदियाँ निर्माण करेंगी। तो इस प्रकार अगर आपके दिमाग में ज्योग्राफी के कंसेप्ट हैं, तो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि मेरे को जहाँ भी घूमने जाना है वो वहाँ पे उस जगह पे किस प्रकार की परिस्थिति है,
अगर इस प्रकार की परिस्थिति है तो वहां पे किस प्रकार के स्थल इस आकृतियों का निर्माण वहां पे हो रहा होगा, तो मेरी वहां पे फोटो अच्छी आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये चीजें आप लोग पहले से डिसाइड करके जा सकते हैं। और धन्यवाद उस विद्यार्थी के लिए जिन्होंने मेरे को इस प्रकार की फोटोज स्क्रीनशॉट लेके भेजा। तो ये क्या है, ये है यार्डंग। यार्डंग के बाद हमने बात करी थी ड्राई कांटर के बारे में, हमने बात करी थी ड्राई कांटर 3 फलक आपको देखने को मिलेंगे, चौथा जो होता है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो आधार जो होता है वो जमीन के साथ टिका हुआ होता है। ये क्यों बनते हैं, जब पवनें तेजी से चल रही हैं तो वो शिला जो होती है उन पे क्या करती है, नक्काशी करती हुई आगे बढ़ती हैं। क्यों कर पाती हैं वो, क्योंकि जब पवनें चल रही होंगी उनके साथ क्या होंगे, धूल के कण भी होंगे, और वो धूल के कण क्या करते हैं, उन पत्थरों पे नक्काशी करते हुए आगे करते हैं, और नक्काशी करते करते उनको 3 फलक का वो बना देते हैं। 3 फेसेस आप उसको देखने को मिलेंगे, हालांकि वो होते हैं 4 फेसेस हैं, 4 फलक होते हैं उसके, लेकिन चौथा जो फेस है वो उसका कहाँ पे होगा, वो उसका बेस होता है, वो उसका आधार होता है जो धरती पे रखा हुआ होता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ड्राई कांटर। क्या कहते हैं उसको, ड्राई कांटर। और वो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, ड्राई कांटर। अब इसके सामने आप जब खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इजिप्ट में हूं या मैं मिस्र देश में हूं और मेरे आसपास, या अगर और थोड़ा सा इसको एडिट कर दिया जाए तो इसको ऐसा लगेगा कि मैं मंगल ग्रह पे पहुंच गया, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें आपको कैसे पता लगी, ये चीजें पता लगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे अर्ध शुष्क या शुष्क परिस्थिति है, एकदम आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ पवन ही कारक हो सकता है। और कारक क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे बारिश हो रही है तो बारिश का जो पानी आएगा बह के, वो भी क्या करता हुआ चलेगा, अपर्दन करता हुआ चलेगा। तो अपर्दन के यहाँ पे 2 कारक हो सकते हैं। आगे हम चलें तो हमने बात करा था कि पवन निक्षेपण से कौन कौन से कार्य करती है। तो पवन जब निक्षेपण करती है, डिपोजिशन करती है, तो उससे किसका निर्माण होता है, सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। सैंड ड्यून्स के लिए क्या सिर्फ पवने चाहिए या धूल के कण चाहिए, तो हमने देखा था पवन और धूल के कणों के अलावा और क्या चाहिए, और उनको अवरोध भी चाहिए, अवरोध जिसके इर्द गिर्द पवने जमा कर सकें किसको, निक्षेप कर सकें किसको, धूल के कणों को। तो हमने बालू का स्तूपों के बारे में भी बात कर ली थी। इसके बाद हम लोग चले और हमने बात करने की कोशिश शुरू करना था आज हमको कि बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है या फॉर्मेशन कैसे होता है इनका। तो बालू का स्तूपों का निर्माण आपको क्या लगता है कैसे होता होगा, तो हमें पता है जब पवनें चलती हैं और पवनों की गति धीमी हो गई और कोई अवरोध उसके सामने आ गया, तो पवनों के पास जो जो धूल के कण थे, जो जो डस्ट पार्टिकल से पवन क्या करेगी, वहां पे निक्षेपण करना शुरू कर देगी। मान लेते हैं ये पवनों की इस प्रकार पवनें चल रही हैं और यहाँ पे कोई शिला थी, पवन क्या करेगी, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत सारे क्या करेगी, इन धूल के कणों का निक्षेपण करना शुरू कर देगी, और इससे किसका निर्माण होता है, बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। पढ़ लेते हैं एक बार। बालू का स्तूपों का बनना एक सामान्य प्रक्रिया होती है क्योंकि पवन द्वारा लाई गई रेत जैसे ही बैठने लगती है, क्यों बैठने लगी, क्योंकि अब पवनों की गति धीमी हो गई, वैसे ही बालू के ढेर का निर्माण होने लगता है। रेत का निक्षेपण पवन की दिशा में बाधा उत्पन्न करने लगता है। मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल ऐसे होता है कि पहले शैलों से रुकावट होगी, लेकिन फिर क्या होता है जब बालू का स्तूप बन गए तो बालू का स्तूप भी क्या करते हैं, जो पवनें होती हैं उनकी जो बहने की जो गति होती है, बहने की जो दिशा है, उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। जब कुछ रेत का ढेर टीले के रूप में जमाव हो जाता है तो यह ढेर स्वयं एक बाधा का कार्य करने लगता है। धीरे धीरे रेत का जमाव होता रहता है तथा रेत के ढेर बढ़कर किसका निर्माण कर लेते हैं, बालू का स्तूपों का रूप धारण कर लेते हैं। परंतु ये स्मरण रखना होगा कि बालू का स्तूप स्थिर स्थल रूप नहीं है। कैसे नहीं है, ये स्थिर स्थल रूप नहीं है, ये लगातार क्या होते रहते हैं, ये खिसकते रहते हैं, होकर गतिशील स्थल रूप मोबाइल लैंडफॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह खिसकते रहते हैं। क्यों खिसकते रहते हैं, पवनें इनको खिसकाती रहती हैं। किस प्रकार पवनें इनको खिसका सकती हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक बालू का स्तूप है, ये किससे बना हुआ है, ये बहुत सारे इसमें धूल के कण है, इस प्रकार ये बना होगा। पवनों की अपन लोग अभी दिशा मान लेते हैं कि पवनों की दिशा है ये, तो पवन क्या करेगी, धीमे धीमे ये जो ऊपर वाली लेयर है उसको पहले नीचे गिराने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे धीमे धीमे आप देखोगे कि पवन ने क्या किया, फिर दूसरी जो लेयर है उसको यहाँ पे जमा करने की कोशिश करेगी, इसी प्रकार तीसरी लेयर को इसके ऊपर। तो आप देखोगे धीमे धीमे यहाँ पे भी क्या बनना शुरू हो जाएगा, बालू का स्तूप बनना शुरू हो जाएगा। तो कुछ समय पहले जो बालू का स्तूप यहाँ था वो खिसक के कहाँ चला गया, आगे चला गया। कुछ देर बाद आप देखोगे कि पवनों की अगर दिशा सेम रही तो ये और आगे चला जाएगा।
तो ये कैसे होते हैं? मोबाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये गतिशील होते हैं। गतिशील यानी को कहा जाता है मोबाइल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, मोबाइल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बालू जैसे हमने पढ़ा था कि डेल्टा जब उनका जब निर्माण होता है तो उसके लिए कुछ विशेष क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए, कुछ विशेष परिस्थितियां जब होंगी तभी डेल्टा का क्या होगा? निर्माण होगा। तो इसी प्रकार जो बालू का स्तूप है उनका निर्माण होने के लिए कुछ दशाओं का होना, कुछ कंडीशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, पर्याप्त मात्रा में रेत की सुलभता। अगर पर्याप्त मात्रा में रेत ही नहीं है तो किसका जमाव करेगी पवन? तो रेत तो होनी चाहिए। दूसरा, तीव्र पवन का वेग। पवन का वेग कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए। पवन के मार्ग में क्या होना चाहिए? अवरोध होना चाहिए। और दूसरा कि एक उपयुक्त क्या होना चाहिए? स्थान होना चाहिए। उपयुक्त स्थान का मतलब है कि खाली जगह होनी चाहिए। मान लो कि यहाँ पे बड़े बड़े मकान बना दे, जैसलमेर में सोचो बड़े बड़े मकान बन जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, तो क्या वहां पे इतने जो आज आप बालू का स्तूपों का निर्माण देख रहे हो, क्या उसी तरीके से बालू का स्तूपों का निर्माण हो पाएगा? तो उस तरीके से बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं हो पाएगा, बल्कि क्या होगा? मान लो आपने वहां पे फ्लैट बना दिए 15-15, 20-20 मंजिलों के, तो क्या होगा? फ्लैटों के अंदर मिट्टी आती रहेगी, लेकिन बालू का स्तूपों का निर्माण वो नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ दशाएं हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर ये दशाएं हैं तो बालू का स्तूप क्या होंगे? इनका निर्माण होता हुआ चलेगा। इसमें लिखा हुआ भी है कि दशाओं के सुलभ होने पर बालू का स्तूपों का निर्माण अत्यंत सरल विधि के अंतर्गत हो जाता है। क्यों हो जाता है? पहले जो रेत का सामान्य संचलन होता है, इसके बाद अचानक या धीमे धीमे रेत जमते रहती है और बालू का स्तूपों का निर्माण होता रहता है। बालू का स्तूपों के निर्माण की अवधि पवन वेग तथा रेत की मात्रा पर आधारित होती है। अगर रेत बहुत है, पवन का वेग है, तो बहुत जल्दी से क्या बन जाएगा? बालू का स्तूप बन जाएगा। लेकिन अगर रेत नहीं है तो क्या बालू का स्तूप नहीं बन पाएगा। यदि पवन तीव्र वेग वाली तथा उसके साथ रेत की मात्रा भी पर्याप्त है तो उसके मार्ग में अचानक अवरोध हो जाने पर रेत की सतह पर तीव्र वर्षा, जो मान लीजिए पवनें इस दिशा से आ रही थी और बहुत तेजी से पवनें आ रही थी, बहुत तेजी से पवनें आ रही थी और उनके साथ बहुत सारे क्या थे? धूल के कण भी थे। और यहाँ पे मान लेते कोई पेड़ था, पेड़ मान लेते हम लोग किसी शुष्क और शुष्क परिस्थितियों में आप देखोगे, जैसे राजस्थान में खीजड़ी का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा, तो खीजड़ी का पेड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे लगातार क्या कर रही हैं? पवनें इससे आके टकरा रही हैं। तो इसके इर्द गिर्द आप देखोगे कि जो पवन है वो क्या करेगी? धूल का निक्षेपण करना शुरू कर देगी। इसी प्रकार कोई बहुत बड़ी शिला है तो उसके इर्द गिर्द भी पवन क्या करेगी? निक्षेपण का कार्य करेगी। और धीमे धीमे आप देखोगे कि रेत का टीला, बालू का स्तूपों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। बालू का स्तूप प्राय समूह में मिलते हैं। इस तरह के स्तूपों को स्तूप समूह या ड्यून कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। तो जैसलमेर में अगर आप जाओगे, जिसको कहा जाता है सम, वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे, जो बहुत फेमस भी है, सम के धौरे। ड्यून्स या ड्यून कॉलोनी इसको कहा जाता है, या स्तूप माला या स्तूप श्रृंखला भी उसको कहते हैं, ड्यून चेन उनको कहा जाता है। मतलब अगर सैंड ड्यून्स या अंग्रेजी में जो बालू का स्तूप है उनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स। क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स। एक है तो सैंड ड्यून्स, एक से ज्यादा है तो सैंड ड्यून्स उसको कहा जाता है, बालू का स्तूपों को। तो अगर सैंड ड्यून एक है तो उसका बालू का स्तूप कहोगे, लेकिन जनरली जो बालू का स्तूप होते हैं वो कॉलोनी में मिलते हैं, मतलब बहुत सारे बालू का स्तूप एक साथ देखने को मिलेंगे आपको। तो उनको क्या कहोगे? उनको ड्यून कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यून कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ड्यून कॉलोनी आप कह सकते हो, या ड्यून चेन उनको कहा जा सकता है। तो यहाँ तक समझने जैसी, मतलब बहुत बड़ी कोई चीज नहीं थी, आसाम से समझ में आ रही होगी। अब बालू का स्तूपों का हम वर्गीकरण करते हैं कि बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ बालू का स्तूप जिनको कहा जाता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, या इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। दूसरे होते हैं अनुप्रस्थ, या इनको कहा जाता है ट्रांसवर्स। तीसरे होते हैं परवलयिक, या जिनको कहा जाता है पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। बस किसके आधार पर हमने बता दिए? आकार के आधार पर। अगर कोई बालू का स्तूप कैसा है, कोई बालू का स्तूप सीधा है, या मैं कहूं पवन नाव मूर्ति है, तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे अनुदैर्घ्य। अगर वो आड़े हैं, अनुप्रस्थ हैं, तो उनको आप क्या कहोगे? ट्रांसवर्स बालू का स्तूप। और पैराबोलिक शेप में है, पैराबोलिक, पैराबोला होता है, अगर आपने देखा हो, आपने इलिप्स पढ़ा होगा, पैराबोला पढ़ा होगा, तो पैराबोला जैसी आकृति का है तो उसको आप क्या कहोगे? परवलयिक। लेकिन ज्यादा ध्यान या ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इन चीजों पे।
आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही चीजें हम लोग देखेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये जो आपको आकृति देखने को मिल रही है ये होती है पैराबोला की आकृति। तो ये पैराबोलिक आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हो तो ये ट्रांसफर्स आपको दिख रहे होंगे आड़े, और इस प्रकार अगर आपको देखने को मिले जो पवन की दिशा के अनुरूप अगर बन रहे हैं तो इनको आप कहोगे लॉन्गिट्यूडनल, आप इनको कहोगे। हमको जो तीन इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं वो हैं ये भी दिशा या स्थिति के आधार पे हम विभाजन करते हैं इनका। और कौन कौन से हैं, इनको भी कहा जाता है ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूडनल, और लास्ट जो है बरखान। ये बरखान बहुत इंपॉर्टेंट है, बरखान से सवाल भी पूछा गया है यूपीएससी ने, और हम लोगों ने भी ट्रिपल आर में डिस्कस इसको किया था। तो अगर हम लोग आगे चलें, सबसे पहले बात करें लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स की, या मैं कहूँ पवनामूर्ति सैंड ड्यून्स की। तो पहले तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो हमने जो पहले वाला डायग्राम देखा था उसमें आप देखोगे तो ये वाला जो बालू का स्तूप है जो आपको एकदम कोने में दिख रहा है, इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। अब इनका निर्माण कैसे हो रहा है, आप देख रहे हो कि पवनों की गति, ये है पवनों की गति, और सैंड ड्यून्स ये बने हुए और ये बने हुए। मतलब जिस दिशा में पवन की गति है ये उसके कैसे मिल रहे हैं, समानांतर देखने को मिल रहे हैं, पैरेलल उसके देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हैं पहले कुछ अवरोध था, जब पवन इधर से आई तो पवन ने क्या करना किया, धूल का जो भी अवसाद उसके पास थे, धूल के जो भी कण उसके पास थे, उसने उसका निक्षेपण करना शुरू कर दिया, और बीच में पवन अब आसानी से क्या करती है, निकल जाती है। तो इस प्रकार अगर बालू का स्तूपों का निर्माण हो रहा है तो वो कौन से बालू का स्तूप होंगे, वो होंगे लॉन्गिट्यूडनल। कौन से होंगे, लॉन्गिट्यूडनल बालू का स्तूप, या इनको और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अनुदैर्घ्य, इनको कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि पवन की दिशा में उसके समानांतर निर्मित लंबे 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 होंगे, आपको पता है इस प्रकार से निर्मित होंगे लंबे लंबे पवनामूर्ति अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। स्तूपों का पवनामुखी ढाल जो होगा वो मंद होगा, तथा पवन विमुखी जो ढाल होगा वो तीव्र होगा। अब ऐसा क्यों होगा, इसको आप ऐसे समझे कि मान लेते हैं यहाँ पे समानांतर दूरी पर है, क्या है, सैंड ड्यून्स है, बालू का स्तूप है, और ये है मान लेते हैं पवनों की गति। ये क्या है, पवनों की गति। तो पवन अपने साथ क्या लेके आ रही होगी, पवन अपने साथ धूल के कण ला रही होगी। तो धूल के कण वो यहाँ पे जमा करना शुरू करेगी धीमे धीमे, और कुछ धूल के कण इसके इस तरफ भी आ जाएंगे। लेकिन ज्यादा धूल के कण और कम धूल के कण कहाँ पे होंगे, उस आधार पे इस ढालों का क्या होता है, वो होता है निर्धारण। तो आप देखोगे जो पवन मुखी या विंड वर्ड्स जो स्लोप है कैसा मिलेगा आपको, हमेशा मंद देखने को मिलेगा। लेकिन जो पवन मुखी ढाल है वो कैसा होगा, हमेशा तीव्र होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जितना भी ज्यादा जो अवसाद है वो कहाँ लाके छोड़ेगी, वो इस डायरेक्शन में। इस एक नंबर दे देता हूँ, इस तरफ 2 नंबर। तो एक नंबर को कहा जाता है विंड वर्ड साइड। कौन सा साइड कहा जाता है, विंड वर्ड साइड इसको कहा जाता है। और 1 नंबर के बिल्कुल विपरीत दिशा में अगर आप देखोगे तो इसे कहा जाता है लीवर्ड साइड, पवन विमुखी इसको हम लोग कहते हैं। तो पवन मुखी जो ढाल है, इसका जो ढाल होगा हमेशा कैसा आपको देखने को मिलेगा, मंद देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अवसाद देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे अवसाद क्या होते रहेंगे, आपको जो उनका ढाल है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ये है विंडवर्ड साइड, और ये आपको देखने को मिलेगा लीवर्ड साइड। तो आप दोनों ढाल देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी के कण होंगे, बहुत सारे धूल के कण आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ढाल है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा, मंद देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, तीव्र देखने को मिलेगा। यही बात हमको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पवन मुखी ढाल है ये कैसा है, मंद है, तथा पवन विमुखी ढाल है वो कैसा है, तीव्र आपको देखने को मिलेगा। और सामान्य रूप से ये जो इस तरह के जो बालू का स्तूप होते हैं जिनको लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स कहा जाता है, ये आपको रेगिस्तान में अंदरूनी हिस्से में देखने को मिलेंगे, उसके आंतरिक हिस्से में देखने को मिलेंगे। तो आंतरिक मरुस्थलीय भागों में आपको निर्मित होता है इनका। और कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, लीबिया में देखने को मिलेंगे, और सहारा के मरुस्थल में आपको देखने को मिलेंगे। और जनरली ये तभी हो पाता है जब जो पवन है वो कौन सी दिशा में बह रही है, सिर्फ एक ही दिशा में अगर बह रही है तभी क्या होगा, इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होगा। अगर पवनें बहुत सारी दिशाओं से बह रही होगी तो क्या होगा, वो बीच बीच में से इसको क्या करेगी, तोड़ देगी। इतने लंबे लंबे क्या होंगे, वो बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं पवनें एक बार इस डायरेक्शन से आ रही हैं और दूसरी बार पवनें इस डायरेक्शन से आ गई, तो क्या होगा, इसको ब्रेक कर देगी, इसको तोड़ देगी।
तो सामान्यतः इनका निर्माण तभी हो सकता है जब पवनें एक ही दिशा में क्या कर रही हूं, बह रही हूं। हवा दो स्तूपों की श्रृंखलाओं के मध्य से गुजर जाती है और रेत को क्या करती है, निक्षेपण करता हुआ चलती है। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप को आप क्या कहोगे, लॉन्गिट्यूडनल बालू का स्तूप कहोगे। क्या थार के रेगिस्तान में भी मिलता है? तो आपको पता है थार के रेगिस्तान में इस तरह के स्तूपों की ऊंचाई 5 से 4.5 मीटर हो सकती है, लेकिन इनकी लंबाई 3000 मीटर तक हो सकती है। मतलब 3-3 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलेंगे, बालू का स्तूप ये देखने को मिल सकते हैं। और ये बालू का स्तूप ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में से आप अगर जैसलमेर की तरफ जाओगे तो वहां से वो जब गाड़ी चलाते हैं, जिसको आप कहते हो ना जीप वगैरह, जब वो चलाते हैं, जो सफारी जिसको कहा जाता है, तो उनके बीच में से वो लोग लेके जाते हैं आपको। तो आगे चलते हैं। ये है वो बालू का स्तूप। कौन से बालू का स्तूप है? आप देख रहे हो कि यहाँ पे बीच बीच में आपको मिट्टी का निक्षेपण दिख रहा है और बीच बीच में आपको खाली जगह यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो खाली स्थान है, यहाँ से तो क्या होती है, पवनें बह के आगे जाती हैं और यहाँ पे क्या करती जाती है, निक्षेपण करती जाती हैं। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं, ये किस प्रकार के हुए? ये हुए लॉन्गिट्यूडनल। कौन से होंगे? लॉन्गिट्यूडनल। इसमें ढालों का क्रम आपको याद होना चाहिए कि जो पवन के साथ वाले जो ढाल हैं, या जिनको कहा जाता है विंडवर्ड साइड, जिनको कहा जाता है, वो ढाल आपको कैसे देखने को मिलेंगे? मंद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पवन विमुखी ढाल हैं, जिनको लीवर्ड साइड कहा जाता है, वो जो ढाल होंगे वो आपको तीव्र देखने को मिलेंगे। इसके बाद की जाए अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों की, या कहा जाए ट्रांसवर्स बालू का स्तूप। इसमें जैसे हमने देखा था, वहां पे आपको जो बालू का स्तूप है और पवन एक दूसरे के समानांतर देखने को मिलेगी। यहाँ पे पवनें जो ही वो लंबवत हो गई हैं अब, और लंबवत जब पवनें हो गई है और लंबवत पवनों के इस प्रकार 90 डिग्री कोण अगर बन रहा है पवन और बालू का स्तूपों के बीच, तो उसे कौन से बालू का स्तूप कहोगे आप? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जब बालू का स्तूपों का निर्माण प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर होता है, किस पे होता है? समकोण पर। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो उसे आड़े बालू का स्तूप या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। और इनका निर्माण कहाँ होगा? ये रेगिस्तान की सीमाओं पर इनका निर्माण होगा, या रेतीले सागरीय तट, ऐसे तट जहाँ पे रेगिस्तान और समुद्र मिल रहा हो, उस तटों पर। या आप ऐसे समझ लें कि एकदम अंदरूनी हिस्सा है, एकदम मरुस्थल का एकदम अंदर का अगर हिस्सा है, तो वहां पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा? वहां पे आपको ट्रांसफर्स देखने को मिलेंगे, और वहीं पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। कौन से देखने को मिलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। अंदरूनी हिस्से पे आपको देखने को मिलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। और वहीं अगर मैं बात करूं कि जो सीमा क्षेत्र है, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे ट्रांसफर्स। ये बात आप ध्यान रखना। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? जैसे टी बनता है, टी से ट्रांसवर्स होता है, तो हमेशा याद रखना जो पवनों की दिशा है उससे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल है वो हमेशा कैसे रहेंगे? आपको समानांतर देखने को मिलेगी और उसके बीच में से यहाँ से पवनें निकल रही होंगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका जो निर्माण है थार के रेगिस्तान में भी होता है, और थार के रेगिस्तानों में अनुप्रस्थ इनकी ऊंचाई जो होती है वो 3 से 25 मीटर तक हो सकती है, और औसतन जो इनकी लंबाई होती है वो 750 मीटर तक हो सकती है, और चौड़ाई 150 मीटर तक हो सकती है। अब आपके मन में, सबके मन में ये सवाल आएगा कि क्या ये डेटा हमको याद करने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से बालू का स्तूप होंगे या कौन से सैंड ड्यून्स होंगे जो लंबे होते हैं। तो आपको पता है कि अनुप्रस्थ लंबे हैं या अनुदैर्घ्य लंबे हैं, तो हमें पता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप बहुत लंबे होते हैं। इस तरीके सवाल आ गया, बिल्कुल डेटा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ट्रांसवर्स बालू का स्तूपों का निर्माण हमेशा कब होगा? जब पवनों की जो दिशा है वो उनके जो बालू का स्तूप है उनके कैसा, कौन सा कोण बना है? 90 डिग्री का कोण बना रही हो, तब किसका निर्माण होगा? हमेशा इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होगा। इनको कहा जाता है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। और लास्ट अगर अपन बात करें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है बरखान। बरखान या इनको बरकान कहा जाता है। अगर राजस्थानी में देखें, राजस्थान में इनको बरखान हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको बरखान कहा जाता है। बाकी इनको बरकान भी हम लोग कहते हैं। है की जगह कै भी कभी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, बरखान है या बरकान है, एक ही प्रकार के होते हैं। ये जो बरखान और बरखान होते हैं, इनकी अगर आप आकृति देखोगे तो आपको कैसे देखने को मिलेंगे? ये आपको चंद्राकार देखने को मिलेंगे। किस प्रकार देखने को मिलेंगे? आपको चंद्राकार देखने को
मिलेंगे। इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। अगर इस प्रकार का कोई बालू का स्तूप है तो वो कौन सा होगा? वो होगा बरखान। इसकी दो भुजाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब कई बार क्या होता है कि कोई एक भुजा एक्सटेंड हो जाती है, एक भुजा बढ़ के लंबी हो जाती है कुछ इस प्रकार। तो इसी से फिर दूसरे एक और बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है, उन्हें कहा जाता है सीफ। क्या कहा जाता है? सीफ। हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। बरखान अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का क्या एक विशेष रूप है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बरखान है वो कौन से बालू का स्तूपों से निर्मित होता है? वो निर्मित होगा हमेशा अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों से। क्यों होगा? देखो ये है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। आपने देखा कौन से डिग्री का कोण बना रही है पवनें? 90 डिग्री का। अगर इन पवनों ने इसको क्या किया? आगे खिसका दिया तो ये कुछ इस प्रकार बना लेगा। तो यही तो है बरखान हमारा। तो हमेशा अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का पार्ट होता है कौन? बरखान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बरखान किसका पार्ट है या किससे बना होता है? तो आप हमेशा याद रखना अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों से निर्मित होता है। ये इनकी जो आकृति होती है चंद्राकार होती है और समकोण पर निर्मित होता है क्योंकि अनुप्रस्थ है। पवनमुखी ढाल उत्तल तथा पवन विमुखी ढाल कैसा होगा? अवतल होगा। तो ये तो हमको यहाँ से इस डायग्राम से दिख ही रहा है। जो पवन मुखी जो ढाल है इसका, वो आपको देखने को मिल रहा है कि वो है उत्तल, और जो पवन विमुखी जो ढाल है वो आपको देखने को मिल रहा है अवतल। तो यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसकी कैसी होती है? दो भुजाएं होती हैं जो कि पवन की चलने की दिशा में निकलती रहती हैं। बरखान मध्य में सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। मध्य में मतलब ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे अगर आप देखोगे बरखान, इनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। यदि रेत की आपूर्ति पर्याप्त होती है तो बरखान श्रृंखलाओं में तथा सघन रूप में निर्मित होते हैं, परंतु यदि आपूर्ति सामान्य उससे भी कम होती है तो ये छोटे छोटे तथा बिखरे हुए होते हैं। ये बात हमको पता है कि अगर पवन है बहुत तेजी से चल रही है और रेत की आपूर्ति लगातार होती रही तो निर्माण होता रहेगा, और निर्माण होता रहेगा तो श्रृंखलाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बरखान होते हैं इनका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है, एक और इम्पॉर्टेंट की विशेषता यह है कि जब मरुस्थल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो सबसे पहले कौन जाता है? वहां पे बरखान पहुंचते हैं। तो बरखान वो सैंड ड्यून्स हैं जो मरुस्थल को विस्तार करते रहते हैं। जैसे आप देखोगे कि राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो पंजाब हरियाणा की तरफ विस्तृत हो रहा है, नीचे देखोगे गुजरात में विस्तृत होता जा रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण है? ये बरखान कारण है। ये बरखान ही वो सैंड ड्यून्स होते हैं जो रेत को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जाते हैं। बरखान प्राय श्रृंखला में स्थित होते हैं और इनकी श्रृंखला पवन की दिशा में होती हैं। प्रचलित पवन और भंवर द्वारा बरखान का शीर्ष भाग पवन की दिशा में दो नुकीले सिरों को ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया। इसमें मेरे को लगता नहीं कोई ऐसी चीज है जो हमने नहीं पढ़ी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यह ढेर स्वयं बरखान के निर्माण में सहायक होता है। बरखान की ऊंचाई लंबाई दोनों में भिन्नता होती रहती है। बरखान की औसत ऊंचाई 30 मीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी, और राजस्थान में आप जाओगे अगर जोधपुर की तरफ तो बहुत बरखान आपको देखने को मिल जाएंगे। जोधपुर वाला इलाका या शेखावाटी वाले इलाके में भी जाओगे, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला जो इलाका है वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं ये बहुत आसानी से इसलिए बता देता हूँ कि मैं खुद जो हूँ मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से हूँ मैं, तो मेरे को बहुत अच्छे से हमने ये देखे हैं क्या सैंड ड्यून्स हमने देखे हैं। सैंड ड्यून्स में हमने अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, बरखान, इसके अलावा आप देखोगे तारे के रूप में भी आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। अलग अलग सैंड ड्यून्स होते रहते हैं। तो वहां वो वाला जो हिस्सा है जोधपुर वाला हिस्सा, वहां पे आपको बरखान देखने को मिलेंगे। निरंतर, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रचलित पवन के साथ बरखान की पवनमुखी ढाल की ओर रेत उड़कर पवन विमुखी ढाल की ओर गिरती रहती है। तो एक तरफ से गिर के दूसरी तरफ क्या करती है? रेत गिरती रहती है। इस क्रिया के कारण बरखान निरंतर आगे की ओर पलायन करता है। ये एक लाइन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बरखान आगे की ओर क्या करता रहता है? पलायन करता रहता है। बरखान के इस पलायन द्वारा रेगिस्तान का क्या होता रहता है? निरंतर विस्तार होता रहता है। क्या होता रहता है? निरंतर विस्तार होता रहता है। और ये जो रेगिस्तान का अगर विस्तार हो रहा है, क्या हो रहा है? रेगिस्तान का विस्तार, या कहूं मैं एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, इसको एक विशेष शब्द से बोला जाता है। इसके लिए एक विशेष शब्द है ज्योग्राफी में, इसको कहा जाता है
मार्च ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का मार्च। ये मार्च महीने वाला मार्च नहीं है। आप देखोगे जो सेनाओं की टुकड़ी होती है जब वो आगे की ओर बढ़ती है तो उनको हम कहते हैं कि मार्चिंग वो कर रही हैं। तो इसी प्रकार जब रेगिस्तान का विस्तार होता है, वो बढ़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मार्च कहा जाता है। और उसके लिए कौन से सैंड ड्यून्स या मैं कहूँ कौन से बालू का स्तूप जिम्मेदार है? तो उनके लिए बरखान जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये बात करी हमने कौन किसकी? बरखानों के बारे में। इसके बाद कुछ और जो शब्द आपको पता होना चाहिए, बस इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। क्या है? झाड़ियों के पीछे, जब झाड़ी होंगी तो झाड़ियों के पीछे क्या होगा? झाड़ियों के इर्द गिर्द आप देखोगे जो जो पवने हैं वो जमा होती जाएंगी। तो इस प्रकार के झाड़ियों के पीछे निर्मित स्तूपों को क्या कहा जाता है? नेब खा कहा जाता है। ये लोकल भाषा का शब्द है राजस्थानी, वहां पे आपको नेब खा देखने को मिल जाएंगे बहुत। नेब खा कहते हैं। रेगिस्तानों के लघु गर्तों के पीछे नव चंद्राकार स्तूपों को लुनेट कहा जाता है, क्योंकि ये चंद्राकार जैसी आकृति और चंद्रमा को अंग्रेजी में ल्यूनर कहा जाता है। तो इसी तरह हमने चंद्राकार को क्या कह दिया? ल्यूनेट कह दिया। 3 से अधिक बाहर निकली भुजाओं वाले स्तूपों को तारा स्तूप या स्टार ड्यून्स कहते हैं। तारा स्तूप कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यह है आपका मध्य एकदम बीच में, और यहां से इस प्रकार अलग अलग भुजाएं आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको मिट्टी का जमाव देखने को मिलेगा। इस प्रकार का अगर बालू का स्तूप कहीं पे निर्मित हो रहा है तो उसको कहा जाता है स्टार सैंड ड्यून्स। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टार सैंड ड्यून्स। स्टार सैंड ड्यून इसको कहते हैं, तारा स्तूप इसको कहा जाता है। इसके अलावा मोटी रेत से अगर निर्मित बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? वेल बैक स्तूप कहा जाता है। वेल की बैक जैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नॉर्मली हमने बात करी कि बालू का स्तूप कितने होते हैं, बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। बालू का स्तूपों में अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और बरखान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वो स्थलाकृतियां जो जिनका निर्माण कौन करता है? जिनका निर्माण पवने करती हैं। और कहाँ पे करेंगे? ज्यादातर शुष्क और अशुष्क परिस्थितियों में इनका निर्माण होता रहता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर से अगर अपन देखें तो इस प्रकार, और पवने एकदम बीचों बीच से समानांतर गुजर रही हैं। ये अलग प्रकार का एक बालू का स्तूप है। बालू का स्तूपों का निर्माण हो रहा है, लेकिन पवने समकोण बना रही हैं। अलग प्रकार का बालू का स्तूप है। और अगर अर्धचंद्राकार स्थिति अगर बन रही है, मैं कहूँ पैराबोलिक अगर शेप बन रहा है, तो ये अलग प्रकार का बालू का स्तूप है। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और बरखान हमने ये पढ़े। ये दिशा के आधार पर या मैं कहूँ पवनों की दिशा के आधार पर हम लोगों ने क्या बनाया? इनका वर्गीकरण कर रखा है। और ये सारे बालू का स्तूप आपको देखने को मिलेंगे जोधपुर में। अगर जाओगे जोधपुर में तीनों प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसलमेर में आपको ये जो एकदम लंबे लंबे, जो बहुत लंबे 3-3 किलोमीटर तक बालू का स्तूप है, ये भी देखने को आपको मिल जाएंगे। बरखान कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? जहाँ पे रेगिस्तान का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। या उसको क्या कहा जाता है? मार्च ऑफ डेजर्ट उसको कहते हैं, या मरुस्थल का मार्च उसको कहा जाता है। तो ये स्थल आकृतियां किसके द्वारा निर्मित हो रही थी? पवनों द्वारा निर्मित हो रही थी। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जो हिमनद के कार्य होंगे, या मैं कहूँ ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी में। तो हम लोग रेगिस्तान से, हम लोग कहाँ एकदम रेगिस्तान की बात कर रहे थे। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो मेरे पीछे रेगिस्तान है, और रेगिस्तान से डायरेक्टली हम लोग कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली हम लोग जाएंगे ग्लेशियर्स पे। एकदम गर्म जगह से बहुत ठंडी जगह पे हम जाएंगे। तो जब नेक्स्ट क्लास में मिले तो एकदम अच्छे मोटे कपड़े पहन के बैठना, आप ऊनी कपड़े पहन के बैठना, ताकि आपको जब ग्लेशियर की स्थल आकृतियां पड़े तो ठंडा लग जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास की पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिल जाएगी? आपके खुद के टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि 11 मई को बैच नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा। बैच नंबर 5 की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बैच की ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपए। आपको 30,500 पे नहीं करनी है। आपको कितनी पे करनी है? मात्र 18,999 रुपए। लेकिन वो कभी हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब आप कौन सा कोड यूज करें? कोड यूज करें आप MB लाइव। तो जल्दी करें, फटाफट से एडमिशन ले लें अगर 2024 का अटेम्प्ट देना है तो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है? आपको सेशन को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तथा कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी क्लास।
और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो इस बैच में एनरोल हो जाएं। कौन से कोड के साथ? कोड MB लाइव के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।